चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहला हम चैप्टर का नाम जानेंगे। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। जैसा कि आप दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़े होंगे। अब आ गया है द्विघात समीकरण। इसके पहले आप पढ़े होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, फिर चौथा चैप्टर आ गया आपका द्विघात समीकरण। जैसा आप द्विघात बहुपद समझे हैं उसी तरह से द्विघात समीकरण को भी समझना है। लेकिन ये समीकरण है तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों बहुपद और समीकरण दोनों एक ही तरह का आता है, दोनों का व्यापक रूप। लेकिन अंतर यही है कि इसमें बराबर में जीरो हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें समीकरण है, तो समीकरण में हमको बराबर का सिंबल चाहिए, तो बराबर के सिंबल चाहिए, इसीलिए इसमें बराबर में कुछ भी रहता है तो क्या करते हैं हम लोग जीरो दे देते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका व्यापक रूप। देख लीजिए बेसिक कंसेप्ट क्लास होने वाला है, इसमें कोई हम आपको सवाल नहीं बताएंगे। इसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट फार्मूला से बताएंगे। अगर ये क्लास आप देख लेते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपको A to Z सवाल आपको गणित में बन जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, पहला टॉपिक क्या पढ़ना आपको, द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, किस रूप में रहता है। इसका रूप ये होता है ax² + bx + c बराबर 0। जैसा कि आप द्विघात बहुपद पढ़े होंगे तो उसमें वो पढ़े होंगे ax² + bx + c। इसमें क्या हो गया आपको बराबर में 0, समीकरण है तो बराबर की चिन्ह तो चाहिए, इसलिए बराबर 0 होता है। जहां अब इसमें समझना है कि a b c क्या है, x क्या है मेरा, तो जहां a, b तथा c वास्तविक संख्या है, a b c की जगह कुछ न कुछ संख्या आएगा, वास्तविक संख्या है। a b c की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, जो माना वो ले सकते हैं आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है a = नॉट 0। लेकिन a की जगह 0 ठो नहीं लेंगे, a की जगह 0 को छोड़ के 1 से शुरू करके कुछ भी संख्या हम प्लस माइनस में ले सकते हैं। b और c के बारे में नहीं बताया गया कि 0 लेना है या नहीं लेना है, तो b और c की जगह हम 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन a के बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर a बराबर 0 लेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, वह रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कारण यही है, अगर यहाँ पर हम a की जगह 0 ले लेते हैं तो 0x², कहने का मतलब 0x² यानी कि x² रहेगा ही नहीं। x² के गुना हम 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। जब x² नहीं रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तब ना 2 घात, घात का मतलब पावर में 2 होना चाहिए। तो जब 2 पावर रहबे नहीं करेगा तो फिर द्विघात समीकरण कैसे कहलाएगा। इसीलिए a = नॉट 0 कहा जाता है कि a के बराबर 0 आप नहीं ले सकते हैं। बाद में क्या b और c की जगह 0 ले सकते हैं, चलने वाला है। x क्या है मेरा, तो चर राशि है। अब x की जगह कुछ भी ABCD का लेटर आ सकता है, x आ सकता है, y आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, z आ सकता है, m n p q कुछ भी ले सकता है आप x की जगह। लेकिन a b c की जगह कुछ न कुछ संख्या होना चाहिए और a के बराबर 0 ठो नहीं होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, 2 नंबर टॉपिक। पहला टॉपिक समझ लिए होंगे, दूसरा देखिए क्या है, समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समीकरण का मूल बताना आपको कि क्या इसका मूल। देखिए यहाँ से, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। देखिए 2 घात समीकरण है, इसका पावर 2 है तो मूल भी इसका 2 होगा, याद रखिएगा। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो 2 मूल हो सकते हैं। ये x के वे मान है, हम मूल किसको कहेंगे, मूल उसको कहेंगे x का वैसा मान जिन्हें हम उस समीकरण में रखेंगे तो हमको शून्य प्राप्त होगा। उसका उत्तर जो है हमको क्या मिलेगा, शून्य प्राप्त होगा आएगा। ये x के वे मान है जिन्हें समीकरण में रखने पर उत्तर शून्य आता है। इन्हें हम अल्फा और बीटा से जाना जाता है, इन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं या बीटा से दर्शाते हैं। द्विघात समीकरण का 2 मूल जिन्हें हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, एक वो बोलते हैं अल्फा, एक वो क्या बोलते हैं बीटा, और वह x का ही मान होता है। द्विघात समीकरण को आप हल कीजिएगा ना, उसका गुणनखंड करके या उसका फार्मूला से अगर उसका मूल ज्ञात कीजिएगा तो x का मान निकलेगा 2 गो, तो उसी को हम बोलते हैं मूल। एगो हो गया अल्फा, एगो हो गया बीटा। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो हल करने की विधियां। अब द्विघात समीकरण को हल करने की क्या विधियां हैं, मेथड टू सॉल्व यानी कि हल करने की विधियां। NCERT के अनुसार आपको पता होगा कि NCERT ने थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया है। पहले वाला सिलेबस में, अब वाला सिलेबस में, अभी वाला नया सिलेबस में और पुराना सिलेबस में डिफरेंट है। तो NCERT के अनुसार द्विघात समीकरण को
हल करने की दो मुख्य विधियां हैं। एनसीईआरटी का मानना है कि द्विघात समीकरण को हल करने का क्या विधियां है? दो विधियां। एक तो आपको गुणनखंड विधि होगा, दूसरा आपको द्विघाती सूत्र विधि। देख लीजिए यहाँ पे ए नंबर आपका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसमें मध्य पद यानी कि बी एक्स को, मध्य पद आपको क्या हो गया? बी एक्स हो गया। बी एक्स को दो ऐसे भागों में तोड़ा जाता है, बी एक्स को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जिनका योग बी हो और गुणनफल ए गुना सी के बराबर हो। ये बी एक्स को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ेंगे जिसका योग करेंगे ना तो जितना बी रहेगा उतना ही आना चाहिए, और गुणनफल करेंगे तो जितना ए और सी को गुणा करने पाएगा उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब कोई द्विघात समीकरण है, तीन पद में है, तो बीच वाला टर्म को, उसमें भी बीच वाला जो बी एक्स के रूप में है उसका दो टुकड़ा करेंगे। अब ऐसे टुकड़ा करेंगे सोच समझ के कि फिर उसका योग करेंगे ना तो b के जगह जितना मान रहेगा, वैल्यू रहेगा, उतना ही उसका योग होना चाहिए। और अगर वो दोनों टुकड़ा का गुणनफल करेंगे तो उस समीकरण a और c के जगह जो मान रहेगा उसका गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि दोनों साइड वाला को गुना करेंगे जितना होगा तो पिछला जो दो टुकड़ा करेंगे उसका भी गुणनफल उसका दोनों के बराबर होना चाहिए, ऐसा कहा है। अगला टॉपिक देखिए बी नंबर क्या कहता है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। अब कभी कभी आ जाता है श्रीधराचार्य सूत्र की प्रयोग से द्विघात समीकरण को हल करें तो समझ जाना है कि द्विघाती सूत्र कह रहा है। यह सूत्र ऐसा होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे क्या है आपको 2a। या इसका एक और फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप d लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर ही फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर पूरे के बटे दे दीजिए 2a। आगे देखिए क्या कहता है? विभक्तर और मूलों की प्रकृति। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 नंबर टॉपिक, विभक्तर और मूलों की प्रकृति। आपको विभक्तर भी ज्ञात करना है और मूल का प्रकृति भी बताना है, तो कैसे बताइएगा? सबसे पहले विभक्तर ज्ञात करने के लिए आपको d बराबर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। विभक्तर को हम d से सूचित करते हैं। d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कहाँ से आता है? यही पे आप देख लीजिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो आपको x के गुना में रहेगा वही आएगा b, उसका स्क्वायर करना है माइनस 4 गुना a कहाँ आएगा? तो x स्क्वायर के साथ में जो गुना में रहेगा उसका मान देना है गुना c कहाँ रहेगा? जो अचर पद है मेरा जिसमें कोई चर नहीं रहेगा, x यहाँ नहीं रहेगा, उसको गुना करना है, हल करना है, आपको d का मान निकल जाएगा। यदि आपको विभक्तर कहेगा ज्ञात करने के लिए तो मात्र d बराबर फॉर्मूला लगाना और हल करना है। आगे ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा या जिस भी टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, जहां मिलेगा आपको डी का मान मिल गया, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाइए। विभक्तर को कहा ज्ञात करने के लिए तो यदि कहा कि इसका मूलों का प्रकृति बताइए, ये द्विघात कोई द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा इसका मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी आपको डी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले डी ज्ञात करने के बाद देखना है आपको, क्या देखना है? 3 गो स्थिति होता है इसका। यदि d का मान 0 से अधिक हो गया, d ग्रेटर देन 0, यदि d का मान 0 से अधिक हो गया, कहने का मतलब प्लस में आ गया d का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए 2 गो भिन्न उसका मूल होगा और वास्तविक होगा। उसका मूल वास्तविक तो होगा लेकिन 2 गो जो मूल होगा तो दोनों भिन्न होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग होगा। x का मान 2 गो जो निकलेगा दोनों अलग अलग मान निकलेगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाता है, अगर d का मान हमको 0 आ जाता है तब क्या होगा? तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल तो होंगे, उसका हल होगा उस समीकरण, लेकिन x का मान जो निकलेगा दोनों आपको बराबर ही मिलेगा। यदि d लेस देन 0 यानी कि d का मान 0 से कम आ गया, तो 0 से कम क्या होता है? तो माइनस में, या माइनस में 1 2 3 4 5 6 8 10 जो भी आ जाए, अगर कुछ भी आ गया तो आपको उसको लिखना है कोई वास्तविक मूल नहीं है। कहने का मतलब उस समीकरण को आगे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई समीकरण को हल करने के लिए भिड़ गए, डी पहले ज्ञात किए, डी का मान अगर 0 से कम यानी माइनस माने लगा, उस सवाल को वहीं स्टॉप कर दीजिए, कह दीजिए कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है या हल होने वाला नहीं है।
यदि टी का मान 0 आ गया तो हाँ हल तो होगा, वास्तविक मूल होगा, लेकिन दोनों मूल बराबर होगा। एक्स का जो दो मान निकलता है अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। 5 आएगा तो 5 दोनों आएगा, ये अल्फा 5 तो बीटा भी 5 ऐसा। अगर टी का मान 0 से अधिक आ गया तो हल तो होगा, लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा, दोनों का मान बराबर नहीं होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, इस पे कुछ सवाल कराएंगे कि विभक्तर ज्ञात कैसे करना। अभी तो हम सिर्फ फार्मूला बताए हैं, अब आपको बताएंगे कि कैसे विभक्तर ज्ञात करना है। सब फार्मूला के यूज करके दिखाएंगे और मूल्य भी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। फार्मूला से भी आपको मूल्य ज्ञात करके दिखाएंगे और गुणनखंड विधि से भी मूल्य ज्ञात करके दिखाएंगे आपको, और विभक्तर भी ज्ञात करके दिखाएंगे आपको, और द्विघात बहुपद का समीकरण का द्विघात समीकरण का 4-5 उदाहरण लेके भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का इसका होता है। बस आपको इतना तो अभी नोट करके रखना है कि बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।